तो इस वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो हमारा है कि पेंसिल्स आपको कौन कौन सी शेड्स स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आप एक HB की या नॉर्मल एच की पेंसिल्स ज़रूर ले लें। ये हमारी जो बेसिक्स जो हम बनाते हैं, सबसे पहले आउटलाइन बनाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। फिर उसके बाद हमारी एक HB आती है आउटलाइन में। तो ये दो पेंसिल्स आपका जो आउटलाइन होगी वो सारी इसी से बनेगी। इसके बाद जो शेड्स यूज़ होते हैं वो हमारी सारी शेडिंग के लिए और टोन्स देने के लिए और स्केच को मतलब अलग से 3D लुक देने के लिए उन सारी पेंसिल्स का यूज़ होता है। तो आप मतलब HP के बाद आप 4B यूज़ कर सकते हैं। कभी भी मतलब ज़्यादा सेम नंबर मत यूज़ करना, जैसे 3B और 4B में कोई डिफरेंस आउट नहीं कर पाओगे आप। तो 3B के बाद आप या तो 5B लो या 6B लो। 6B के बाद आप 8B और 8B के बाद आप 10B लो। मतलब आपके पास है तो इट्स गुड, लेकिन अगर आप मार्केट से लेने जा रहे हो या आपको कुछ मतलब यूज़ करना है, आपको स्केच में यूज़ करना है, तो आप हमेशा आप डिफरेंस में यूज़ करो। जैसे आप 2B यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद 4B यूज़ करो अगर आपको कहीं डार्क टोन देनी है। उससे ज़्यादा डार्क टोन देनी है तो फिर आप 6B यूज़ करो। 6B से ज़्यादा डार्क टोन देनी है तो आप 8B यूज़ करो। 8B के बाद फिर आप 10B यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे आप मतलब आप पेंसिल्स को अपने आप धीरे धीरे सीख जाओगे, एक्सपीरियंस से आएगा। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में जैसे मैं बोलूँ कि आपको स्किन्स की जो टोन रखनी है वो 2B से 4B के अंदर ही रखनी है। इससे ज़्यादा स्किन डार्क नहीं होती। जो आइज़ की शेडिंग होती है वो हमारी 6B से स्टार्ट होती है। आइज़ की जो मतलब आई बॉल होती है और जो आईब्रोज होती हैं तो वो 8B और 10B तक जाएंगी। हेयर्स जो होते हैं वो भी मतलब आपको 2B 4B 6B 8B सबकी लेयर यूज़ करनी पड़ेगी। जो डार्क पोर्शन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल हम यूज़ करते हैं। और कभी भी मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर वाइज चलेंगे कि सबसे पहले सबसे डार्क लाइट शेड यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम उससे थोड़ी डार्क, फिर डार्क, और फिर जो सबसे ज़्यादा डार्क होगी हम एंड में यूज़ करेंगे। और कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपको स्केच में हेल्प करेंगी आउटलाइन बनाने में। तो आपको लगेगा कि मतलब ये क्या चीज़ है, क्या यूज़ है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो जो शुरू में आपको प्रैक्टिस करना है वो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट स्ट्रोक्स यूज़ की प्रैक्टिस करना है कि आपको एक स्ट्रेट में मतलब स्ट्रोक्स बनाने हैं, बिल्कुल बिना स्केल की मदद के जितना हो सके स्ट्रेट बनाओ। तो एक A4 साइज़ की कोई भी ब्लैंक पेपर ले लो या कोई भी यूज पेपर ले लो, आप उन पे स्ट्रोक्स चलाने की प्रैक्टिस करो। ये मतलब बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए एक स्ट्रोक की दूसरे से। तो जैसे आपको इसमें दिख रहा है कि मतलब एक जैसे आपने स्केल से बनाया हो और बिल्कुल जैसे हमने ग्रिड स्केल से बनाई थी, उसको आपको बिना फ्री हैंड में ग्रिड बनानी है, ताकि आपको मतलब हर टाइम आप स्केल से नहीं करोगे। जैसे आपको बाद में जाके जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप ऐसे रफली ग्रिड बना सको, इक्वल स्पेसिंग में आइडिया हो जाए। तो जैसे इसके बाद आपको जो दूसरी प्रैक्टिस करनी है वो आपको फेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो सबसे पहले आप उसकी एक आउटलाइन बना देते हो कि इस रेशियो के अंदर है। फिर उसके बाद जैसे मैं अगर कोई आइज़ बोलूँ तो वो मेरे रेशियो के मतलब अकॉर्डिंग में मैं लाइन खींच लूँगा। तो फिर मैं एक मतलब अप्रोक्सीमेशन से कोई भी चीज़ बनाई जाती है। तो जैसे मैं आपको 3 फेस को जो होता है वो 3 प्रोपोर्शन में होता है। सबसे पहले हमारा जो हेयर से आईब्रोज का जो रेशियो होता है वो होता है। फिर उसके बाद आईब्रोज से लेकर नोज़ तक का जो रेशियो होता है, फिर नोज़ से जो हमारा लिप्स का और लिप्स से जो हमारा होता है चिन का। तो इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं पूरे फेस को। तो ये वाला जो हमारा रेशियो होता है वो लगभग इक्वल होता है कि जितना हमारा नोज़ का होता है आईब्रोज से, उतना ही हमारा लिप्स से चिन का होता है और उतना ही हमारा फोरहेड का होता है। तो आप ऐसे करके मतलब आप एक फेस को अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। फिर आप जो होता है कि आइज़ को मतलब आप पहले आइज़ ना बनाओ, पहले आइज़ की आउटलाइन बना दोगे, इसके अंदर आएगी, ताकि आप आइज़ को फाइनलाइज़ करने से पहले आपको ये दिखे कि आपके आइज़ का जो रेशियो है वो कॉर्नर से आपके मतलब ईयर से कितना दूर है। मिडल वाली जो आइज़ मतलब जो दोनों आइज़ है उनका जो सेंटर गैपिंग है वो सही है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आउटलाइन बनानी होती है किसी भी चीज़ की, ताकि हमको पता रहे कि हमारा फेस का जो आउटलाइन है वो बिल्कुल एक एग्जैक्ट लोकेशन पे सही है। फिर उसके बाद हम जो डिटेलिंग देते हैं वो बाद में देते हैं। तो जैसे मैं अभी आपको स्केच में दिख रहा होगा कि मतलब मैं एक फेस का रफली एक आउटलाइन बनाया जा रहा हूँ। तो मैंने पहले अपना एक स्केच बनाया जिसमें मैंने स्क्वायर बनाया। स्क्वायर के बाद फिर मैंने फेस को 4 पार्ट में डिवाइड करा, फोरहेड में, आइज़ और नोज़ और लिप्स चिन तक। उसके बाद मैंने आइज़ की स्पेसिंग दी। आपको जो सेकंड ट्रिक्स होती है वो होता है कि जो हमारा आइज़ का जो हमारा लेंथ होता है, तो जैसे हमारी एक आइज़ का लेंथ होगा उतना ही जो हमारे दोनों आइज़ के बीच में गैप होता है उतना ही होता है कि जितना हमारा एक आइज़ की लेंथ होती है। तो ऐसे आप एक रफ स्केच ट्राई कर सकते हो पहले। तो जैसे ये हमारे जो स्ट्रेट का स्ट्रोक्स हैं आपके, ये जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओ या जब आपको हैबिचुअल हो जाओ कि आप बना रहे हो आराम से बिना ओवरलाइन करे एक स्ट्रोक को दूसरे से, उसके बाद जो आपको बनाना है वो आपको
कर्व्ड स्ट्रोक्स बनाने हैं। तो इसमें आपको क्या होगा कि ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब जो हमारे पेंटिंग्स होते हैं, स्केचेस होते हैं, स्ट्रेट लाइन में तो कोई भी चीज़ नहीं होती, जितनी भी होगी वो कर्व शेप में होगी। तो जब आप कर्व की प्रैक्टिस करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। तो जैसे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा कर्ली होते हैं, या मतलब हमारे हेयर्स कभी भी स्ट्रेट में नहीं जाते, तो फेस का जो हमारा एज होता है वो भी हमारा कर्व होता है, आपका जो हेड का पोर्शन होता है वो भी कर्व होता है, आईज होती है वो भी कर्व होती है। तो आपको कर्व भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे आपको देखना है कि इक्वल स्पेसिंग में कर्व बनाने हो, हमेशा याद रखो कि स्ट्रोक्स को जब आप बना रहे हो काफ़ी ज़्यादा लाइट वे में बनाओ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आप बनाओगे वो लाइट बनाओगे। एक सेकंड जो आपकी प्रैक्टिस करनी है वो आपको एक इन्फिनिटी बनाना है। इन्फिनिटी इज़ लाइक 8। तो आपको इस पर पेंसिल चलानी है और आप कोशिश करो कि जितना बड़ा इन्फिनिटी बना सको और सिर्फ इन्फिनिटी पे ही आपका पेंसिल जाए, उससे बाहर ना जाए, ठीक है। तो जब आप इन्फिनिटी बनाओगे तो आप इसको कहीं भी इन्फिनिटी बनाते रहो। इससे क्या होगा कि आपका जो हैंड होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा अगर आपको बाद में शेडिंग करनी हो किसी चीज़ पे, ठीक है। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे जैसे मैं आपको दिखाया जा रहा हूँ। आप ये 3-4 चीज़ें प्रैक्टिस करो, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। इसके बाद जो आपको दूसरी चीज़ ट्राई करनी है वो आपको ट्राई करनी है शेडिंग। शेडिंग आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी स्केच में। शेडिंग से आपका पूरा जो स्केच का जो टेक्सचर होता है और जो फीलिंग होती है स्केच की, वो पूरी आपकी शेडिंग पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हमको एक शेडिंग में ना एक बेस लेयर देनी पड़ती है। वो क्या करती है कि वो जो हमारे पेपर के ऊपर ना पोर्स होते हैं उसको फिल कर देती है। अगर आप वो नहीं दोगे तो आपका जो मतलब शेडिंग दोगे ना, तो जैसे अब आप स्मॉल से लाइट शेड यूज़ कर रहे हो, उसका जो ग्रेफाइट होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, तो वो क्या करता है कि वो जो पेपर के पोर्स होते हैं उनमें सेटल हो जाता है। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर आप स्केचिंग की लेयर दोगे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाईलाइट होकर आएगी। तो सबसे पहले आप जो शेडिंग दोगे वो आपको बहुत ज़्यादा लाइटली देनी है, तो ये हेल्प करेगा। फिर आपको ऐसे ब्लेंडिंग से आप स्मूथ कर सकते हो, तो इससे मतलब आपकी जो शेडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो आपको ऐसे लेयर बाय लेयर, और एक क्रॉसिंग होती है, हैचिंग होती है। तो आप मतलब एक बार वर्टिकली आप स्केचिंग आपने शेडिंग कर दी, उसके बाद आप हॉरिजॉन्टली कर दो, तो इससे क्या होगा कि जो पोर्स होते हैं वो इक्वली शेड हो जाता है। तो अब जैसे आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने एक जगह ब्लेंडिंग सिस्टम यूज़ करा है, एक जगह मैंने पेंसिल यूज़ करा है, तो इसमें जो डिफरेंस होता है आपको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। दूसरे में आपको लाइन के स्ट्रोक्स दिखेंगे। तो ये जो स्टम्प्स का और शेडिंग का होता है, ट्रिक्स होते हैं कि आप कैसे मतलब शेडिंग को आप स्मूथ कर सकते हो। जैसे मैं इस एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा कि मैं शेडिंग करूँगा डार्क वे में, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक में मैंने स्टम्पिंग यूज़ करी है शेडिंग के लिए, मतलब स्मूथ करने के लिए, दूसरे में मैंने सिर्फ नॉर्मल छोड़ा है। तो आप देखोगे कि मतलब जो जिसमें मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करा है वो काफ़ी मतलब, पर उसमें आपको स्ट्रोक्स नहीं दिखेंगे और इसमें आपको स्ट्रोक दिखेंगे। तो जो हमारे स्केच में होता है उसमें अगर हमको ऐसे स्ट्रोक्स दिखेंगे तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अनइवन लगेगा। तो हमको शेडिंग करनी आनी चाहिए, शेडिंग के वेज आने चाहिए, और शेडिंग को काफ़ी स्मूथ कैसे बनाना है हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे आप स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करो, इक्वल स्पेसिंग में कर्व होने चाहिए, तो ये सब प्रैक्टिस करो, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा बोरिंग हो गया, इसके बाद हम सीधा आर्ट पे आते हैं। तो ये फाइनल था। आप कहोगे कि मतलब सिर्फ पढ़ाई की तरह लग रही है आर्ट भी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल